हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हमने अगले लेक्चर में देखा फर्स्ट चैप्टर। अब है सेकंड चैप्टर, बूढ़ी काकी। वो किसने लिखा है? प्रेमचंद ने। कि वो हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद थे। उनका जन्म सन 1880 में हुआ था और उनका निधन 1936 में हुआ है। तो प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। वो बहुत बड़े उपन्यासकार थे। उन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं। फिर उन्होंने एक वो स्कूल टीचर भी थे। फिर स्वाधीनता आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था। उन्होंने इतने जैसे कि गबन, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गोदान, मंगलसूत्र, अनेक उनके उपन्यास है। मानसरोवर 8 भागों में उनकी लगभग 300 कहानियाँ संग्रहित हैं। कि मानसरोवर में क्या है? उनकी 300 कहानियाँ हैं। और प्रेम की वादी, करबला और संग्राम के नाटक भी है। कि उन्होंने तो उपन्यास तो लिखे, पर स्टोरी भी लिखी, फिर नाटक भी लिखे और बहुत सारे उन्होंने निबंध भी लिखे। जैसे कि कुछ विचार, कमल और तलवार, जैसे त्याग आदि कई सारे निबंध भी उन्होंने लिखे हैं। प्रेमचंद एक हिंदी उपन्यास कारक सम्राट माने जाते हैं। उनका मूल नाम धनपत राय था। कि प्रेमचंद तो अभी है, पर उससे पहले उनका मूल नाम क्या था? धनपत राय। तो उन्होंने शिक्षा काल में ही उन्होंने अंग्रेजी के साथ उर्दू का भी अध्ययन किया था। प्रारंभ में वे कुछ वर्षों तक स्कूल में रहे। कि वो एक स्कूल टीचर भी थे। बाद में शिक्षा विभाग में सब डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर रहे। देखो, और स्वतंत्रता के लिए उन्होंने बहुत सारे लेख भी लिखे हैं। तो आज प्रेमचंद जी ने बूढ़ी काकी के बारे में लिखा है। तो बूढ़ी काकी उन असहाय और दयनीय व्यक्तियों की व्यथा है। जो बूढ़े लोग हैं उसकी व्यथा उन्होंने यहाँ पे दर्शाई गई है। जिन्हें परिस्थिति में मजबूरी में अपनी संपत्ति किसी अन्य को सौंपनी पड़ती है और खुद उसकी कृपा पर जीना पड़ता है। कि मजबूरी होती है तो उसने क्या किया था कि संपत्ति किसी और को देनी पड़ी थी और उसकी कृपा में उसको जीना पड़ा था। बूढ़ी काकी पति और नौजवान बेटे की मृत्यु के पश्चात अपने एकमात्र भतीजे के वादों पर विश्वास करके अपनी संपत्ति उसके नाम कर दी थी। पर थोड़े दिनों के बाद ही उसकी स्थिति क्या हो गई थी? उसे पेट भरने के लिए भी भोजन नहीं मिलता था उसको। फिर बूढ़ी काकी का कभी कभी पूरा परिवार था, पर पति और नौजवान बेटे की मृत्यु हो जाने के कारण अब वो बिल्कुल बेसहारा हो गई थी। विवश होकर वह अपने परिवार में बचे रहे एकमात्र भतीजा बुद्धिराम को अपनी पूरी संपत्ति लिख देती है। इसके बाद तो वह बुद्धिराम और उसकी पत्नी रूपा की दया पर आश्रित हो जाती है। कि बूढ़े लोग होते हैं तो वो काम नहीं कर पाते तो किसी पर आश्रित रहना पड़ता है। तो इसकी व्यथा इस चैप्टर में है। बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन न मिलने के कारण दुख था। खाना समय पर न मिलता था, यानी खाने की मात्रा कम होती। इस बात पर वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। गला फाड़ फाड़ कर रोती मीन्स जोर जोर से वो रोती थी। ये एक मुहावरा है। रोती वे तब भी थी जब अक्सर बच्चे उन्हें चिढ़ाने के लिए उन्हें चुटकी काट कर भाग जाते थे। वो हम बोलते हैं ना, चुटकी मारते हैं, वो चिपटी भरते हैं वो।
यानी उन पर पानी की कुल्लियाँ बिखरती थी कि बच्चे क्या करते हैं, उनमें पानी की कुल्लियाँ बिखरते, पर उनके इस रोने पर उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता था। सारे बच्चे बूढ़े लड़के को चिढ़ाते हैं। हाँ, तो कोई भी कुछ नहीं बोलता था कि चलेगा, कोई बात नहीं, ऐसा सब करते कि बूढ़े लोग क्या कर सकते। तो बुद्धिराम के परिवार में काकी से थोड़ा लगाव यदि किसी का था तो वो बुद्धिराम की बेटी थी। कौन उसे प्यार करता था? बुद्धिराम की बेटी, उसका नाम था लाडली। वे बूढ़ी काकी की सुरक्षा का काम करती थी कि वही ऐसी थी कि जो उसकी सुरक्षा करती थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की खाने की चीज़ें बूढ़ी काकी की सुरक्षा में आराम से खा पीती थी। कि क्या करती थी कि उसे जो भी खाने को मिलता था तो वो बूढ़ी काकी को चुपके से दे देती थी। वो उसके भाइयों से भी बहुत डरती थी, इसीलिए लाडली काफ़ी काफ़ी थोड़ा बहुत ध्यान भी रखती थी कि थोड़ा सा वो ध्यान रखती थी। एक दिन क्या होता है पता है कि बुद्धिराम के बेटे सुखराम के तिलक का उत्सव था। इस अवसर पर पूड़ियाँ कचौड़ियाँ तली जा रही थी कि जहाँ हम उत्सव होता है वहाँ पे अच्छी अच्छी खाने की चीज़ होती है ना, तो आज बुद्धिराम के बेटे का तिलक था तो यहाँ पे क्या पूड़ियाँ कचौड़ियाँ सब बनी जा रही थी और मसालेदार सब्जी भी बन रही थी। इन सब की सुगंध बूढ़ी काकी को अपने कोठरी में बेचैन कर रही थी कि अपने कमरे में बेचैन हो रही थी। क्यों? क्योंकि बूढ़े उन्हें लग रहा था कि मेहमानों ने भोजन कर लिया होगा और उनके लिए कोई भोजन लेकर नहीं आया। उसे क्या लग रहा था कि मेहमानों ने भोजन कर लिया और मुझे देने के लिए कोई नहीं आ रहा था, इसलिए वो बेचैन बन रही थी। यह सोचकर उन्हें रोना आ रहा था। यह सोचकर क्या आ रहा था? रोना। पर वे महसूस कर रही थी कि शुभ अवसर पर रोना नहीं चाहिए, कि हमें उसे महसूस हो रहा था कि मुझे ये शुभ अवसर पर रोना नहीं चाहिए। बूढ़ी काकी की कल्पनाओं में लाल लाल फूली हुई पूड़ियाँ नाचने लगती है कि लाल लाल पूड़ियाँ उसे उसकी कल्पनाओं में दिखाई दे रही। वे धीरे धीरे रेंगते हुए उस पहाड़ के पास पहुंच जाती है जिसके पूड़ियाँ निकाली जा रही थी, मगर तभी रूपा की नज़र उस पर पड़ जाती है कि वो धीरे से अपने कमरे से सिसकती हुई पहाड़ की ओर जाती है। पर क्या होता है, वो देख रही कि पूड़ियाँ कैसे निकल रही है, तो किसकी नज़र? बुद्धिराम की पत्नी रूपा की नज़र उस पर पड़ जाती है और वो क्या करती है पता है? एक हाथ से मुट्ठी बंद करती है और उसे डांटती है बूढ़ी काकी को। ऐसा वो गुस्सा करती है। बूढ़ी काकी सन्न हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती और कुछ नहीं बोलती। वे रेंगती रेंगती अपनी कोठरी में चली जाती है। वो डांटती है तो क्या करती है? वो अपनी कोठरी में अपने कमरे में चली जाती है। अब वे अपनी जल्दबाजी पर दुखी होती थी कि उसे जल्दबाजी की ना, कि वो बाहर जल्दी निकल गई क्योंकि मेहमानों ने खाना नहीं खाया था और इसीलिए वो रूपा उसके ऊपर दुखी हो गई। तो कि उसकी मिस्टेक नहीं निकाल रही है, अपनी ही निकाल रही कि मैं जल्दबाजी में जल्दी चली गई। वे रूपा की छिटकी और उचित मानती है और अपने लिए किए पर पछताती है कि रूपा की बात वो उचित मानती है और अपने आप को पछताती है। वे निश्चित करती है कि जब तक कोई उन्हें बुलाने नहीं आएगा वे बाहर नहीं जाएगी। कि उसने क्या निश्चय किया कि जब तक उसे बुलाने के लिए नहीं आएगा तब तक वो बाहर नहीं जाएगी। लेकिन कुछ समय और बीता तो उसे रहा नहीं गया। वे फिर से सरकती हुई आंगन में जा पहुंची। वे देखती है कि मेहमान मंडली अभी भी भोजन की पात जमी हुई थी। कि वो सब मेहमान लोग थे तो सब वो खाना खा रहे थे। बुद्धिराम बूढ़ी काकी को आया हुआ देखकर
आग बबूला हो गया, कि बुद्धिराम क्या हो गया, आग बबूला। ये एक मुहावरा है। तो मतलब अत्यंत क्रोधित हो जाना, कि उसे देखा तो वो अत्यंत क्रोधित हो गया। और बूढ़ी काकी के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें घिसटते हुए कहाँ ले गया, अंधेरी कोठरी में। उसने क्या किया, उसे बूढ़ी काकी को दोनों हाथ से पकड़ के घिसटते हुए वो अंधेरी जो कमरा था उसमें उसने पटक दिया। अब बुद्धिराम और उसकी पत्नी रूपा बूढ़ी काकी को दंड देने का निश्चय करते हैं। क्या करने का निश्चय करते हैं, दंड देने का। क्योंकि जब खाना मेहमानों ने नहीं खाया तब भी वो बाहर निकली थी, और जब मेहमान खा रहे तो भी वो आगे आ रही थी। इसीलिए दोनों, रूपा को और बुद्धिराम को गुस्सा आ रहा था। इसीलिए उसने क्या निश्चय किया दोनों ने, कि अब बूढ़ी काकी को हम दंड देंगे। आमंत्रित मेहमानों, घर वाले, बाजे वालों, धोबी, नाई सबने भोजन कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, सबने भोजन कर दिया। लेकिन बूढ़ी काकी को भोजन करने के लिए किसी ने नहीं पूछा। क्या हुआ कि उसे तो कमरे में बंद कर दिया, सबने भोजन खा लिया, पर बूढ़ी काकी को किसी ने भोजन नहीं दिया। लाडली इससे बहुत दुखी होती है। ये कौन दुखी होता है, लाडली। उसको पता है कि बूढ़ी काकी को खाना नहीं दिया, इसीलिए वो बहुत दुखी हो जाती। उसने अपने हिस्से की पुड़िया बूढ़ी काकी को खिलाने के लिए अपने पास सुरक्षित रख ली। उसने क्या किया, जो उसके खाने के में आई थी पुड़िया, वो अच्छी तरह उसने छुपा के रख ली। किसके लिए, बूढ़ी काकी के लिए। वह उन्हें बूढ़ी काकी को देगी, पर वह अपनी माँ के डर से उसके पास नहीं जा रही थी। क्यों नहीं जा रही थी, क्योंकि वो अपनी माँ से डरती थी, इसीलिए वो बूढ़ी काकी के पास नहीं जा रही। बूढ़ी काकी इंतज़ार करते करते निराश हो गई थी। कि बूढ़ी काकी क्या हुआ, निराश हो गई थी, क्योंकि उससे बहुत भूख भी लगी थी और अच्छा अच्छा खाना बन रहा था और उन्हें कोई दे नहीं रहा था। वो ग्लानि से उसका गला भर आया, जैसे रोने की मन में रोते ना वैसा ही। पर वो डर के मारे वे रो नहीं रही थी, क्योंकि ज़ोर ज़ोर से रोएंगे तो वापस उसे पनिशमेंट दिया जाएगा, इसीलिए वो ज़ोर ज़ोर से नहीं रो रही थी। जब सब सो गए, जब सब घर के मेहमान चले गए, सारे घर के लोग सो गए, तो लाडली बूढ़ी काकी के पास पहुंची। उसने बूढ़ी काकी से कहा कि वह अपने हिस्से की पुड़िया ले आई है। उसने क्या किया, अपने हिस्से की जो पुड़िया छुपाई थी तो वो किसको दी, बूढ़ी काकी को दी। वे लो ये खा लो, इतना सुनते ही बूढ़ी काकी पुड़ियों पर टूट पड़ी। क्यों, क्योंकि उसको बहुत भूख लगी थी, इसीलिए वो क्या किया, उसने तुरंत पुड़िया खा ली और 5 मिनट में तो सारी पुड़िया खा गई। वे लाडली से कहती है कि वह अपनी माँ से और पुड़िया मांग कर लाए। वो कहती है कि मुझे बहुत भूख लगी है, जा तेरी माँ से मेरे लिए पुड़िया लेके आ। पर माँ के मारने के डर से लाडली इनकार कर देती है। क्या करेगी उसकी माँ रूपा, वो उसे मारेगी, इसीलिए वो कहती है कि मैं नहीं ला सकती क्योंकि वो मुझे मारेगी। बूढ़ी काकी से रहा नहीं जाता, बूढ़ी काकी से वो रहा नहीं जा रहा था क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। वे लाडली का हाथ पकड़कर वहाँ पहुँची। कहाँ पर पहुँच जाती है वो, उसका हाथ पकड़कर कहाँ पहुँच जाती, देखो जहाँ जूठे पतले पड़े थे, जहाँ पे वो बाज थी वो जूठी थी, सब खा के सब फेंकते हैं ना, वहाँ पे वे बैठ जाती है और उन पतलों से पुड़िया के जूठे टुकड़े तथा पतलों पर छूटे हुए अन्य व्यंजन उठा कर खाने लग जाती है। क्या करती है कि जिसमें मेहमानों ने खाया था वो वहाँ पे जहाँ पे रखा डाल कचरा में, तो वहाँ पे बैठ जाती है और खाने लग जाती है। ऐसा कोई करे बूढ़ा आदमी तो हमें कैसा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा ना। तो हमें ऐसा कभी भी बूढ़े आदमी औरत के साथ नहीं करना चाहिए, है ना। अपने अपने घर बूढ़े लोग तो दादा दादी तो होते ही है, तो कभी भी ऐसा हो तो आप इतने बड़े हो
क्या आप बोल सकते हो, है ना। तभी सो रही रूपा की नींद खुली। क्या हुआ कि सब सो गए थे, पर वो वहाँ पे जब खा रही थी तभी रूपा की नींद उड़ी। वो लाडली को अपने पास नहीं पाती। वो उसके साथ सोती थी लाडली, तो वो लाडली नहीं थी, इसीलिए वो देखने उठकर चली गई। तो देखती है कि लाडली जूठे पतलों के पास खड़ी है, कि जहाँ पे कचरा डाला था खाने के पतलों, तो वो वहाँ पे खड़ी थी और बूढ़ी काकी पतलों से पूड़िए के जूठे टुकड़े चुन चुन कर खा रही है। क्या खा रही है? जूठे टुकड़े खा रही है। यह हृदय विदारक दृश्य देखकर रूपा सन्न रह जाती है। क्या हो जाती है? सन्न रह जाती है। ये एक मुहावरा है। तो वो घोर आश्चर्य में डूब जाती है। क्या देखती है? कि बूढ़ी काकी जूठे टुकड़े खा रही थे, तो उसे आश्चर्य वो बढ़ जाती है। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आती है। उसे वो देखती है तो उसे भी अच्छा नहीं लगता। किसे नहीं अच्छा लगा? रूपा को। और उसकी आँखों में पानी आ जाता है। उसे लगता है कि वह कितनी निर्दय है। देखो, उसे देखकर उसे लग जाता है कि वो कितनी निर्दय है। वह मन ही मन में अपनी इस भयंकर गलती के लिए क्षमा मांगती है। क्या करती है? क्षमा मांगती है कि मैंने इतनी बड़ी भूल की है। जो गलती उसने की थी, इसके लिए बूढ़ी काकी से क्या मांगती है? माफ़ी मांगती है। रूपा दिया जलाती है। वह भंडार का दरवाज़ा खोलती है। एक थाली में सभी प्रकार के व्यंजन सजाती है। वह बूढ़ी काकी को वहाँ से उठाती है और भोजन की थाली उनके पास रखकर उनसे भोजन करने के लिए कहती है। चलो, रूपा का हृदय परिवर्तन हो गया। तो क्या करती है? वो भंडार घर में जाती है और सारे व्यंजन लेकर आती है थाली में सजाकर, और बूढ़ी काकी को कहती कि आप लो, खा लो। वो बूढ़ी काकी से अपनी भूल के लिए बुरा न मानने और परमात्मा से इस अपराध के लिए क्षमा करने की प्रार्थना करने के लिए कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, पर मुझे परमात्मा भी माफ़ नहीं करेगा, ऐसा बूढ़ी काकी को कहती है। बूढ़ी काकी भोले बच्चों की तरह सारा तिरस्कार भूलकर भोजन करने लगती है। उसके रोए रोए से रूपा के लिए सच्ची सांत्वना निकल रही थी। देखो, तो वो अपने बच्चे हैं इसीलिए वो कोई बात नहीं ऐसा बोल दिया, और सारा भूल कर वो क्या करने लग जाती है? खाने लग जाती है। तो प्रेमचंद जी ने एक छोटा सा चैप्टर है हमारा ये, तो इसमें बूढ़े लोगों के बारे में बताया गया है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज भी दुनिया में जो परेशान करते हैं बच्चे अपने माँ बाप को, दादा दादी को। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है, किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो अब है शब्दार्थ। पूर्णागमन એટલે मीन्स वापस आना, अंतनाथ એટલે दुखी भरी चीख। तो ये सब शब्दार्थ है, तो आपको लिखना है। ओके, मुहावरे हैं वो भी लिखना है। सब बाग दिखाना मीन्स अपना काम साधने के लिए बड़ी बड़ी आशाएं दिलाना, है ना। तो अब है स्वाध्याय, MCQ है। फर्स्ट है, बूढ़ी काकी के भतीजे का क्या नाम था? क्या नाम था? बुद्धिराम। रूपा किसकी पत्नी थी? किसकी पत्नी थी? बुद्धिराम की। किसने अपने हिस्से की पुड़िया काकी के लिए बचा कर रखी थी?
लाडली ने बूढ़ी काकी को पत्रों पर से जूठी पूड़ी के टुकड़े खाता देखकर कौन सन्न रह गया? कौन रह गया? रूपा। अब है क्वेश्चन आंसर। बूढ़ी काकी कैसे रोती थी? कि बूढ़ी काकी कैसे रोती थी? तो बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा कोई चेष्टा शेष नहीं थी। उसे खाने का बहुत शौक था। जब घर वाले उसकी इच्छा के विपरीत कोई काम करते थे, उनके लिए भोजन का समय टल जाता था, भोजन की मात्रा कम होती थी, तब वो रोती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धिराम के घर किस उत्सव में पूड़ियाँ बन रही थी? कि बुद्धिराम के घर कौन सा उत्सव चल रहा था? तो बुद्धिराम के बेटे का तिलक था, उसमें पूड़ियाँ तली जा रही थी, बन रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूढ़ी काकी को कहाँ पर बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो जाती है? कि कहाँ पे बूढ़ी काकी बैठी थी? कि रूपा ने देखा कि बूढ़ी काकी कहाड़ के पास बैठी थी जहाँ पे पूड़ियाँ बन रही थी, इसीलिए वो क्रोधित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खुशी में लाडली को नींद आ रही थी? के तो आंसर है कि बूढ़ी काकी को पूड़ियाँ देने की खुशी में उसको नींद नहीं आ रही थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्सव के दिन बूढ़ी काकी किसके डर से नहीं रो रही थी? कि उत्सव के दिन बूढ़ी काकी क्यों नहीं रो रही थी? क्योंकि जब उत्सव होता है तो वो शुभ दिन माना जाता है, इसीलिए वो रोना नहीं चाहिए उस दिन, इसलिए अपशकुन ना हो जाए, इसी डर से वो रो नहीं रही थी। बुढ़ापे में बूढ़ी काकी की समस्त इंद्रियों का केंद्र कौन सी इंद्री थी? तो कौन सी इंद्रिय आएगी? उसके क्या शौक था? खाने का। तो स्वादेंद्रिया का उसका इंद्री थी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़ी काकी कब रोती थी? कि बूढ़ी काकी कब रोती थी? जब उससे खाना नहीं मिलता था, जब घर वाले उसकी इच्छा के विपरीत जाते थे, उसको भोजन में कम खाना मिलता था, तब वो रोती थी। लड़के बूढ़ी काकी को कैसे सताते थे? कि लड़के जब तक बूढ़ी काकी को सताया करते थे, लड़कों में से कोई उन्हें चुटकी काटकर जाता था और कोई न पर पानी की कुल्लियाँ करते थे, तब बूढ़ी काकी को सताते थे ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर कैसे नाचने लगी? तो आंसर है, बूढ़ी काकी को पूड़ियों और मसालों की सुगंध बेचैन कर रही थी। उसकी कल्पना में लाल लाल, फूली फूली और नरम नरम पूड़ियों की तस्वीरें नाचने लगी। हम भी ऐसा ही करेंगे। हमें खाना नहीं मिलता, जैसे आप बाज़ार में जाओ, जो अच्छी चीज़ आपको अच्छी लगे और वो खाने को बाद में मिलने वाली है, तो हमारे यहाँ आसपास वही चीज़ दिखाई दे रही है। हाँ, थाली में, नेक्स्ट क्वेश्चन, थाली में भोजन सजाकर बूढ़ी काकी को खिलाते समय रूपा ने क्या कहा? कि क्या कहा रूपा ने? कि बूढ़ी काकी को जूठे पत्तलों से
पूड़ियों के टुकड़े खाते हुए देखकर रूपा को बहुत लज्जा हुई थी और उसने थाली में भोजन सजाकर बूढ़ी काकी के सामने रखा और कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बहुत बड़ी भूल हो गई है। उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा करे, कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको सताया। तो थाली में सजाते समय, बूढ़ी काकी को खिलाते समय रूपा कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी की संपत्ति कैसे हथिया ली थी? देखिए, बूढ़ी काकी संपत्ति थी तो वो उसने कैसे ले ली थी? तो देखो, बूढ़ी काकी के परिवार में अपने भतीजे बुद्धिराम के सिवा कोई दूसरा न था। बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी से खूब लंबे चौड़े वादे किए और उन्हें तरह तरह के सबक दिखाए। बूढ़ी काकी उसके झांसे में आ गई। उस तरह बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी की संपत्ति हथिया ली। इस तरह अच्छे अच्छे वादे किए, मैं आपको ऐसे रखूँगा, वैसे रखूँगा, और उसने सारी संपत्ति अपने नाम कर ली थी। अब है निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। तो क्या देखकर रूपा को पश्चाताप हुआ और क्यों? रूपा के बड़े लड़के के तिलक में मेहमानों तथा अन्य लोगों की पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ तथा मसालेदार सब्जियाँ परोसी गई थी। सब खा पीकर सो गए, पर बूढ़ी काकी को खाने के लिए किसी ने नहीं पूछा। रात को रूपा की नींद खुली तो उसने देखा कि बूढ़ी काकी। दृश्य देखकर उसका हृदय सन्न रह गया। भूख से व्याकुल बूढ़ी काकी जूठे पत्तों से चुन चुन कर पूड़ियों के टुकड़े खा रही थी। यह देखकर उसे अपनी भूल पर बहुत पछतावा हुआ। उसने सोचा कि उसकी संपत्ति से उसे 200 रुपये वार्षिक आय होती है। उसके साथ उसने कैसा व्यवहार किया, ऐसा करके उसे बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि वो सारी संपत्ति उसको दे दी थी उन्होंने, तो वो खाना तो दे सकते ना किसी को। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपा और बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के प्रति कब अमानुषिकता का व्यवहार किया और क्यों? कब किया? रूपा और बुद्धिराम के बड़े बेटे का तिलक था। उसमें पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकाली जा रही थी और मसालेदार सब्जी भी बन रही थी। घी और मसाले की सुगंध से चारों ओर फैल रही थी। बूढ़ी काकी को यह सुगंध बेचैन कर रही थी। वे रेंगते रेंगते कहाड़ के पास पहुंच गई थी। इस पर रूपा आग बबूली हो गई थी। उसने बूढ़ी काकी के दोनों हाथों के झाट कर उसको बहुत लज्जित किया था। उसके बाद एक बार फिर बूढ़ी काकी भोजन की आशा में सरकती हुई आंगन में आ गई, पर मेहमानों तब तक भोजन कर ही रहे थे। इस पर बुद्धिराम क्रोधी हो गया था। वह काकी के दोनों हाथ पकड़कर घिसटते हुए उन्हें उनकी कोठरी में पटक दिया था। इस प्रकार रूपा और बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के प्रति इन 2 अवसरों में अमानुषी व्यवहार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने के बारे में बूढ़ी काकी ने मन में कैसे कैसे मंसूबे बांधे थे? कि खाने के लिए उसने मंसूबे बांधे थे, तो कैसे बांधे थे? बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीरें नाच रही थी। पूड़ियाँ लाल लाल फूली फूली नरम नरम होगी। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। उन्होंने खाने के बारे में तरह तरह के मंसूबे बांधे थे। वे कहती है, पहले सब्जी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूंगी,
वे कहती चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, वे मांग मांग कर खाएगी, है ना। ऐसा उसने मंसूबे बांधे थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बुढ़ापा तरुणा रोग का अंतिम समय है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है, कि प्रेमचंद जी ने ऐसा क्यों कहा है। अपने जीवन में मनुष्य की तरह तरह की कामनाएं होती है। बचपन, किशोर अवस्था, युवा अवस्था तथा प्रौढ़ अवस्था तक मनुष्य को जल्द से जल्द कामों की पूर्ति की उतनी चिंता नहीं होती जितनी वृद्ध अवस्था में होती है, क्योंकि मनुष्य वृद्ध अवस्था में मनुष्य के जीवन में गिने चुने वर्ष ही बचे होते हैं। जीवन में बचे कुचे वर्षों में अपने कामों का पूरा करने के लिए हर हाल में कोशिश करता है। इसके लिए उसे बुरे भले मान अपमान की परवाह नहीं होती है। इसीलिए लेखक ने कहा है कि बुढ़ापा तरुणा रोगों का अंतिम समय है। अब है नेक्स्ट, आवश्यक फर्स्ट कीजिए। तो उसमें है फर्स्ट, बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनर्गमन हुआ करता है। कहते हैं बुढ़ापा बचपन का ही एक रूप है। वृद्ध अवस्था में मनुष्य की हरकतें बच्चों जैसी हो जाती है। मैंने पहले बोला था ना, वृद्ध अवस्था में मनुष्य के अंग प्रत्यंग कमज़ोर हो जाते हैं और उन्हें बच्चों की तरह दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। दिमाग कमज़ोर हो जाता है और याद शक्ति बच्चों की तरह जैसी हो जाती, दांत गिर जाते हैं और मनुष्य का मुंह बच्चों की तरह पोपला हो जाता है। बच्चों की तरह वृद्धों को मान अपमान की परवाह नहीं होती है। जैसे बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता, उसी प्रकार वृद्धों की बातों पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। उसकी इच्छा अनिच्छा का भी कोई महत्व नहीं होता है। वृद्ध अवस्था में और बचपन की अधिकांश बातों में समानता होती है। इसीलिए कहा जाता है कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनर्गमन होता है। ये बचपन में जैसे हम जीते हैं वैसा ही हमें जीवन कब जीना है, बुढ़ापों में। क्यों जीना है कि कोई हमारी बात नहीं सुनता। आप छोटे होंगे तब आपकी मम्मी पापा बात नहीं सुनते, वैसे ही आप बूढ़े हो जाओगे तब आपके बच्चे के बच्चे भी बोलेंगे, जैसे उसी तरह आप भी बन जाओगे बुढ़ापों में। फिर नेक्स्ट है, लड़कों का बूढ़ा से स्वभावी विद्वेष होता है, कि बच्चों और बूढ़ों लोगों में बहुत अंतर दिखाई देता है। लड़कों और बूढ़ों के बीच पीढ़ियों का अंतर होता है। हर बात के संबंध में दोनों की सोच में अंतर होना स्वाभाविक है। अधिकांश बूढ़े किसी बात को अपने ढंग से सोचते और उसके बारे में उसकी अपनी धारणाएं बनी होती है। हर बात को अपने उसी प्रेमान में करने का वे प्रयास करते हैं, जबकि नई पीढ़ी के लड़कों की सोच नए ढंग की होती है। इसीलिए दोनों के विचारों में टकराव होना स्वाभाविक है। इस अर्थ में लड़कों और बूढ़ों में स्वाभाविक विद्वेष रहता है, कि दोनों में बहुत अंतर रहता है, कि लड़के अलग सोचते हैं आज के युग का, और बूढ़े लोग कैसा है, वो सीख क्या है, इसीलिए वो मिस्टेक करना नहीं चाहते। ऐसा नहीं कि बूढ़े लोग ही मिस्टेक करते हैं, हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। तो दोनों में अंतर है, पर हमें क्या करना है कि बूढ़े लोगों को अच्छी तरह संभालना है। उसकी बातों हाँ अच्छी तरह उसको रखेंगे तो वो कुछ अपने वैसे ही जिएंगे, हम चाहे वैसे। ओके, तो अब है हमारा नेक्स्ट समानार्थी शब्द। तो अब है समानार्थी शब्द में दीनता, तो उसका है दरिद्रता। फिर है वाटिका, वाटिका मीन्स उद्यान, मीन्स बाग, है ना। फिर नेक्स्ट है विरोधी शब्द। तो विरोधी शब्द में प्रतिकूल, फर्स्ट है प्रतिकूल,
उसका अनुकूल। आपको समानार्थी विरोधी तो आते ही है। तो अब कौन सा आपको सिखाऊं? हाँ, विरोधी तो आपको है सज्जन, तो दुर्जन, ऐसे आपको आएगा ही। तो शब्द समूह के लिए एक शब्द, जहाँ घटना बनी है वह जगह, तो कि जहाँ पर जो घटना बनती है वो जगह को क्या कहते हैं? तो घटना स्थल है ना। फिर क्या है? जीभ का स्वाद, तो रसास्वाद उसे कहते हैं। भूख से आतुर, के भूख से आतुर, तो शुद्धातुर। फिर है धीरज की परीक्षा लेने वाली, कि धीरज की परीक्षा कौन ले रहा है? तो उसका धैर्य परीक्षक, उसे कहते हैं धैर्य परीक्षक, है ना। जो समझ में नहीं आए तो आप स्कूल में आओगे तो मुझे बोलना, मैं फिर से कराऊंगी। फिर है वाक्य प्रयोग है, वो तो आपको आते हैं। संधि विच्छेद, तो परमात्मा जैसे, तो परम वत्ता आत्मा, है ना। तो ऐसे और क्या बाकी है? जैसे रसास्वाद है तो रस वत्ता आस्वाद, ऐसा, है ना। फिर है मुहावरे, तो आपको 2-3 मैं बोल लेती हूँ, दूसरा आप करना। उबल पड़ना, तो क्रोधित हो जाना। छाती पर सवार होना, सामने अड़े रहना, कि सामने आज अड़े रहते हैं उसे। फिर नाक कटवाना, इज्जत खो देना, है ना। फिर है मुंह बार फिराना, तो बेकार की हालत में घूमना। कलेजे में हुक सी उठना, मन में दुख होना। कलेजे में हुक सी उठना, उसका मीनिंग होता है कि मन में दुखी होना। रोटियों के लाले पड़ना, तो क्या आएगा उसका? रोटियों के लिए बहुत तरसना, खाने के लिए तरसते हैं ना, तो रोटियों के लाले पड़ना ऐसा बोलते हैं। आग हो जाना, तो अत्यंत दुखी हो जाना। जवाब दे चुकना, मीन्स छोड़ देना, निष्क्रिय हो जाना। कलेजा पीस जाना, तो दया आना, कि कलेजा पीस जाना, तो उसका क्या है? दया आ जाना। जैसे आप उसका वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं। आपसे बाहर होना मीन्स अत्यंत क्रोधित होना, उसका होता है कि पुत्र की स्कूल में अनुपस्थिति देखकर पिताजी आपसे बाहर हो गए। क्यों हो गए? कि पुत्र स्कूल में जा रहा है और वो एब्सेंट है। जैसे आप आए रहे स्कूल में और आप एब्सेंट हो रहे, आपके पापा यहाँ पे आ जाए स्कूल में, तो कैसे रहेंगे? क्रोधित रहेंगे ना, अत्यंत क्रोधी हो जाएंगे, वैसे ही। फिर है उबल पड़ना, उसका क्रोधित होना। तो नौकर चोरी करते हुए पकड़ा गया तो सेठ उसके ऊपर क्या हुए? उबल पड़े, क्रोधित हो गए। छाती पर सवार होना, तो सामने अड़े रहना। तो उसका क्या आएगा? कि उसका झगड़ालू बेटा घर से अलग होकर भी उसके घर के सामने ही रहता है, मानो छाती पर सवार हो गया। तो जो झगड़ता है वो हमारे सामने ही रहे, तो हमें क्या लगता है? हमारे छाती पर सवार हो गया है। नाक कटवाना, तो इज्जत खो देना, तो उसका तो कुछ भी बना सकते आप। मैं 9th स्टैंडर्ड में फेल हो गया इंग्लिश में, तो क्या हुआ? अपने नाक कटवाई, है ना। कोई भी कुछ भी बना सकते हो। तो इस बूढ़ी काकी गद्य से हमें क्या सीख मिलती है? कि हमें कभी भी बूढ़े लोगों को सताना नहीं चाहिए। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा वो मुझे, आप स्कूल में आओगे तब बताना। तो इसका आप स्वाध्याय लिख सकते हो गुड राइटिंग में। क्वेश्चन आंसर, MCQ, समानार्थी, विरोधी, मुहावरे, संधि विच्छेद अवश्य पोस्ट कीजिए। एक एक वाक्य में, 5-5 वाक्यों में गुड राइटिंग में आप लिखना। थैंक यू।